सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक बुक है और इस बुक का नाम है द क्यूरियस ऑफ द क्लासिफाइड। इस बुक को अभी लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। तो सबसे पहले तो बुक का नाम याद रखेंगे, द क्यूरियस ऑफ क्लासिफाइड, और पूरा नाम है अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। और इसको लिखा है हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख रहे मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। तो इस बुक में भारतीय सेना की अनसुनी और रोचक कहानियों के बारे में इन्होंने बताया है। मनोज मुकुंद नरवणे जी के बारे में बात करें, 2019 से लेकर 2022 तक ये हमारे सेना प्रमुख रहे, आर्मी चीफ रहे। वैसे आप जानते हो वर्तमान में हमारे जो आर्मी चीफ है उनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, इनकी दो लेटेस्ट बुक्स मैं आपको और बताता हूँ। पिछले साल इनकी एक बुक आई थी द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी नाम से, और इनकी जो सबसे चर्चित पुस्तक रही है वो रही है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक को जरूर से याद रखना, और अभी ये जो लेटेस्ट बुक है वो भी याद रखना। बाकी बुक्स वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको चलो रिवाइज करवाता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, इसको लिखा टी शिवानंद ने। फिर बुक आई थी रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड, इसको लिखा हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान ने। महात्मा गांधी और पर्यावरण को टीएन खोशू ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे ने। डिफरेंट बट नॉ लेस को अनुपम खेर ने। मदर मेरी कम्स टू मी को अरुंधति रॉय ने। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर को लिखा लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने। द राइज ऑफ द हिटमैन को आर कौशिक ने। MS स्वामीनाथन द मैन वो फेड इंडिया को प्रेमबदा जयकुमार ने। 10 पैसे का पोस्टकार्ड को कैप्टन SN अहमद ने। टू द सेवन जनरेशन को VI माथन ने, डॉक्टर VI माथन। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को संगमित्र चक्रवर्ती ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने। माई बिलव्ड लाइफ को अमिताभ कुमार ने, और स्पीकिंग विद नेचर को रामचंद्र गुहा ने। तो 16 बुक्स हमने यहाँ पे रिवाइज करी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी 2026 में जो आपने विश्व मलेरिया दिवस मनाया उसकी थीम क्या है। तो थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मलेरिया खत्म करने के लिए अब हमें कार्रवाई करनी ही होगी। ये इसकी थीम है। इंग्लिश में बोलोगे तो ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। आप जानते हो हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। WHO ने इसको 2007 में शुरू किया था मनाना। उद्देश्य है लोगों को मलेरिया से बचाव और इलाज के बारे में जागरूक करना। वैसे भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने का, 2030 है। अब यहाँ पे मलेरिया से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज करेंगे। देखो, मलेरिया का जो रोग कारक है वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। लेकिन रोगवाहक के जो वेक्टर है वो कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। और ये खोजा किसने था, रोनाल्ड रॉस ने इसको खोजा था। अच्छा, इसके लिए जो दवा हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है कुनेन की दवा, सिनकोना वृक्ष की छाल से जो बनती है। मलेरिया किसे प्रभावित करता है, RBC को प्रभावित करता है। वैसे WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। एक है मॉस्क्यूरिक्स और एक है R21 मैट्रिक्स 21, जिसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर के किया। तो मलेरिया डे 25 अप्रैल, हमारा लक्ष्य 2030 है। कुछ मलेरिया से संबंधित और प्रश्न करंट अफेयर्स वाले ये करा रहा हूं मैं आपको। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था, और ये दुनिया का 45वां देश बना था मलेरिया मुक्त होने वाला, और यूरोपियन क्षेत्र का एकमात्र देश बना था। उसके अलावा फिर उसके बाद WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बना था। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR के द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम है एडफेल्कीवैक्स। उसके अलावा हमने पढ़ा स्विट्जरलैंड में कॉर्टेम बेबी नाम की एक नई दवा को अभी अप्रूवल मिल गया था। ये मेडिसिन न्यूबॉर्न और जो शिशु होते हैं उनके लिए दुनिया की पहली मलेरिया की मेडिसिन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, ये मलेरिया से संबंधित प्रश्न हमने करे। अब मैं आपको अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। हो सके तो मेरे साथ साथ भी बोलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, और 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया।
फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस था। ठीक है, अप्रैल के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने रिवाइज कर लिए। अभी हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा हॉकी से। तो भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे गुरबख्श सिंह ग्रेवाल। अभी 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वे भारत के एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने 1968 का जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स हुआ था उसमें भारत के लिए खेला था और उस समय भारतीय टीम ने ब्रोंज जीता था। वे उस समय टीम का हिस्सा थे जब भारत की हॉकी टीम को दुनिया की मजबूत टीमों में गिना जाता था। तो हॉकी प्लेयर थे गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, जिनका निधन हो गया। निधन वाले कुछ नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, इंपॉर्टेंट नाम जिनके हाल ही में निधन हुए इसी साल। तो भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में, मुंबई महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। आपको याद होगा 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने ही जीता था। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे ये पुरस्कार पाने वाले। चलो एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए, अभी जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया ये आपको बताना है। उसके अलावा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, वो अभी यहाँ के प्रधानमंत्री बने। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का भी निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में इनको जाना जाता था। उसके अलावा हमारे पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इनका भी निधन हो गया, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अमेरिकी थी जिम विहिटेकर, इनका भी निधन हो गया। उसके अलावा आशा भोसले जी का निधन हो गया, पद्म विभूषण 2008 में इनको मिला था, याद रखना। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में, जो भी इनके अवार्ड्स हैं वो सारे याद रखने हैं आपको, कौन सा कब मिला था, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे, उन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका हाल ही में इसी साल निधन हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा भैया पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम करो। तो अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस अभी रद्द कर दिया है, मतलब अब यह बैंक की तरह काम नहीं करेगा। और क्यों किया गया? तो कुछ वजहें बताई जा रही है, जैसे बार बार ये नियमों का उल्लंघन कर रहा था, सिस्टम और मैनेजमेंट इसका सही नहीं था, वहां पे गड़बड़ी थी, ग्राहकों के जो पैसे हैं मतलब जो जमा करता थे उनके लिए ये बैंक जोखिम था, मतलब बैंक का कामकाज सुरक्षित और नियमों के अनुसार नहीं था। आरबीआई ने बार बार इसको वार्न किया, बार बार समझाया, लेकिन ये नहीं माना, तो फाइनली इसको बंद कर दिया है। अब पेटीएम एक पेमेंट बैंक नहीं रहा। इसकी बात कर लें, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, मुख्यालय नोएडा यूपी में है। संस्थापक इसके थे विजय शेखर शर्मा और इसके सीईओ थे अरुण कुमार बंसल। देखो, पेमेंट बैंक की एक बार हम बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अगर प्रश्न ऐसे आए कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में भुगतान बैंकों पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, तो नचिकेत मोर समिति। ये जरूर याद रखना, ये हर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने वैसे 7 पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया था, लेकिन वर्तमान में चालू केवल 4 ही हैं। पेटीएम वाले पे तो प्रतिबंध लग गया, तो वो चालू जो है वो कौन कौन से हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, और यूं भी कह सकते हो सबसे पहला पेमेंट बैंक भी पूछेंगे तो यही है, एयरटेल पेमेंट बैंक 2017 में चालू हुआ। और फिनो पेमेंट बैंक हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया। ठीक है, अब आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आरबीआई ने बंद कर दिया, तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं, इसकी भी बात हो रही है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। 4 इसमें डेप्यूटी गवर्नर हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा रितेश और जेनेलिया की जोड़ी को। तो अभी महाराष्ट्र की सरकारी बस सेवा, जिसे लोग प्यार से लाल परी कहते हैं, यह पहले से ज्यादा आधुनिक और आकर्षक बनाई जा रही है। और अभी इसी के लिए
जो मशहूर फिल्मी जोड़ी है रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की, उनको महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मतलब अब ये दोनों लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में सफर करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। यहाँ पे बस सेवा को नया और मॉडर्न लुक भी देने में मदद करेंगे, खासकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करें, ये महाराष्ट्र राज्य की पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 1948 में। पहली जो बस है ये पुणे से अहमदनगर चली थी, मुख्यालय मुंबई में इसका है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है तो चलो रिवाइज करवाएं आपको। अभी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शेफाली वर्मा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसको भारत श्रीलंका ने होस्ट किया था, भारत जीता था, लेकिन इसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर रहे थे रोहित शर्मा। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल बने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो, ये जापानी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे भारत में जसप्रीत बुमराह। और भीम पेमेंट बैंक के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। क्रोएशिया की मशहूर एथलीट ब्लैंका वाजिक को टीसीएस वर्ल्ड 10 के बंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया था। जिंदल स्टेनलेस स्टील के बने थे रणवीर सिंह और AR रहमान को यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अभी 24 अप्रैल को शुरू हुआ थॉमस और उबेर कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। ये प्रश्न आता है कई बार स्टैटिक में कि थॉमस कप या उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अभी ये शुरू हो चुका है, तो आपके मन में आएगा ये कहां पर शुरू हुआ। अभी 24 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 3 मई तक चलेगा। कहां पर, कौन इसको होस्ट कर रहा है ये भी याद रखना। डेनमार्क में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक प्रमुख वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है। इसमें जो थॉमस कप है ये पुरुषों की टीम चैंपियनशिप के लिए होता है, मतलब पुरुषों का है ये इवेंट, और उबेर कप ये महिलाओं का है, ऐसे याद रखो। और इस टूर्नामेंट में दुनिया की टॉप 16 पुरुष और टॉप 16 वुमेन्स नेशनल टीम्स हिस्सा ले रही है। ये प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है। तो उबेर कप की पहले बात कर लें, जो कि महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ये शुरू हुई थी 1957 में, तो इस बार इसका एडिशन 31 नंबर का है। महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। लास्ट टाइम जो हुआ था 2024 में, इसको चाइना ने जीता था। वहीं थॉमस कप की बात करें, ये शुरू हुआ था 1949 में, तो इस बार इसका 34 नंबर का एडिशन है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। लास्ट एडिशन जो 2024 में हुआ था वो चाइना ने ही जीता था, मतलब दोनों टूर्नामेंट चाइना ने जीते थे। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2022 में पहली बार बैंकॉक में इंडोनेशिया को हरा करके थॉमस कप जीता था। तो भारत भी इसको एक बार जीत चुका है। तो इस बार इसका आयोजन डेनमार्क में हो रहा है। बाकी 3 मई को हम देख लेंगे कि कौन इसमें विजेता रहा। बाकी बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सब का संबंध है बैडमिंटन से। देखो, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1934, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हेड हैं जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन अगर बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, और प्रेसिडेंट अभी नई बनी थी, खुनयिंग पटामा इनका नाम है, ये थाईलैंड से हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा श्रीकांत वेलामाकन्नी। तो अभी श्रीकांत वेलामाकन्नी को 2026-27 के लिए नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे है कौन? तो एक कंपनी है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, उसके वो सह संस्थापक हैं, लेकिन अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं ये। उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? सिंधु गंगाधरन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल अभी अप्रैल 2026 में समाप्त हो गया। इसके अलावा किशोर पाटिल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह नहीं पूछेंगे, आप केवल अध्यक्ष का नाम आप याद रख लो, उपाध्यक्ष नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बन गए भैया? श्रीकांत वेलामाकन्नी। नेस्कॉम की बात करें पहले, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। मतलब आप कह सकते हो कि भारत के आईटी कंपनियों का एक सबसे बड़ी संस्था है ये आईटी सेक्टर को बढ़ाने, सरकार से बात करने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। स्थापना होती है 1988 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा नोएडा यूपी में। और जो आज हमने बात करी है, जिसके चेयरपर्सन बने हैं, देखो हिंदी में तो अध्यक्ष ही बोला जाता है, लेकिन अगर इंग्लिश में आप देखोगे कि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इनको क्या बने हैं, ये चेयरपर्सन बने हैं श्रीकांत वेलामाकन्नी। वैसे इसके प्रेसिडेंट कौन है? राजेश नाम्बियार है। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी ये हमने कल ही पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने?
तो अशोक लाहिरी जी बने हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे नागेश कपूर। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच सोजर्ड मारीजने नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद, इसके अध्यक्ष रमेश कुमार जुनेजा बने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष A.K. बालासुब्रमण्यम बने। नितिन नबीन पटना बिहार से हैं, बीजेपी की सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 12वें नंबर के बने वैसे। नीति आयोग के नई सीईओ बनी थी, एडिशनल चार्ज मिला इनको, नीति छिब्बर नाम है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ। और अभी 18वां ब्रिक्स 2026 जिसको भारत होस्ट कर रहा है, इसमें भारत का शेरपा बनाया गया सुधाकर दलेला को। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर LGBTQ राज्यसभा सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन। और आत्मा के अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जून 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 13वां संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में जो होगा, ये 13वां एडिशन होगा। कहां पर होगा? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स इसका आयोजन करता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब सेंट्रल एशियन कंट्री, कोई सेंट्रल एशियन कंट्री इस इवेंट की मेजबानी करेगा। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं उसका जो पहला इवेंट हुआ था 1994 में, ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। बाकी जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था ना 12वां 2025 में, भारत ने उसको होस्ट किया था, भारत के नई दिल्ली में हुआ था वो। और उसमें विजेता ब्राजील था, मतलब टॉप उसमें ब्राजील रहा था टॉप पर। तो ये पैरा एथलीट्स जो होते हैं, दिव्यांग एथलीट होते हैं, उनके लिए वर्ल्ड लेवल एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स इसका आयोजन करता है। इसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब होते हैं। हर 2 साल में होता है। और आप कह सकते हो पैरालंपिक के बाद सबसे बड़ा पैरा एथलीट इवेंट इसको माना जाता है। ठीक है, तो अब वाला याद रखना, जो 2027 में होगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO का कार्यकाल अभी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम बताइए, नाम क्या है उनका? तो सही उत्तर हो जाएगा रजनीश कर्नाटक। तो अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया में, और इन्हीं के साथ एक और अपॉइंटमेंट है देवदत्त चंद का, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में MD CEO के रूप में, मतलब इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब एक ही प्रश्न में 2 अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो फिर से। बैंक ऑफ इंडिया के जो MD CEO हैं रजनीश कर्नाटक, और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD CEO हैं देवदत्त चंद, इन दोनों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है सरकार। और ये प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंक है, तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको दे दूं। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की पहले बात करें, स्थापना होती है सितंबर 1906 में, हेडक्वार्टर मुंबई। MD CEO हमने कहा रजनीश कर्नाटक बने रहेंगे। टैगलाइन होती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसकी स्थापना 1908 में होती है। बड़ोदरा गुजरात में मुख्यालय है। MD CEO बने रहेंगे देवदत्त चंद, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है आपको, यही हमारे काम का है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सेबेस्टियन सावे। तो याद रखना, केन्या के एथलीट हैं ये सेबेस्टियन सावे। और अभी 26 अप्रैल को लंदन मैराथन में इन्होंने इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रच दिया भैया? उन्होंने 42.2 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसको 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा कर, और इस तरह से ऑफिशियली वो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। और ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखोगे तो उन्होंने अपने ही देश के एक धावक हैं, और इस तरह से देखोगे तो केन्या के ही एक एथलीट हैं केल्विन किप्टन। उन्होंने 2023 में शिकागो मैराथन में जो रेस को पूरा करने का टाइम लिया था वो 2 घंटे 35 सेकंड था। तो उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। कितने सेकंड से पछाड़ दिया? 65 सेकंड से 65 सेकंड। तो प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि 2 घंटे से कम समय में इस मैराथन को पूरा करने वाले ये दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। नाम है सेबेस्टियन सावे। कहां से बिलोंग करते हैं? केन्या से। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना।
बाकी डेली इनकी जो पीडीएफ होती है, जो प्रैक्टिस के लिए क्विज होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा अशोक लाहिरी को। फिर पूछा आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा विराट कोहली बन गए। फिर पूछा चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछा था अभी आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है पे पॉइंट इंडिया। फिर पूछा भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब रुपए की पहली किस्त मंजूरी की है, तो आंसर होगा मालदीव के लिए। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं कि यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे अभी शामिल किया गया, तो आंसर होगा हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी को। और किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी जिसका नाम है ओटारमेनिस को मंजूरी मिल गई है, अनुवांशिक बहरेपन। फिर अगले में पूछ रहे हैं एवरेडी ने भारत की पहली अल्कलाइन यूनिट कहां पर शुरू की है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर पूछ रहे हैं यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना भी शुरू की, आंसर होगा मेघालय ने। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के धार को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला, तो सही उत्तर होगा इसका, तो सही उत्तर होगा 8वां स्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।